बच्चों। चलिए तो देखिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखिए मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस कर रहा था। तो ये हमारे पीछे जो है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि एक्सपेरिमेंट का सिस्टमेटिक डायग्राम है। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा कैथोड होता है, इसी को एमीटर बोलते हैं। एमीटर इसलिए क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है। लाइट हमारा सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ का इस प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और ए इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट किया जाता है इस एनोड से। एक ऐसा प्लेट होता है, इसको कलेक्टर या एनोड बोलते हैं। तो जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करके आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे सर्किट में हमारा करंट एक स्टेब्लिश होता है। इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो करंट। ठीक है, फोटो करंट बोलते हैं। अब इसके बाद जो है कि सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो करंट को कंट्रोल किया जाता है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल बैटरी। ठीक है, अगर हम बैटरी नहीं भी लगाएंगे तब भी हमारे सर्किट में करंट फ्लो होगा, बट वो डिपेंड करेगा कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। अगर ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी तो करंट ज्यादा होगा बैटरी ना रहने पे। ठीक है, बैटरी नहीं भी रहेगा एक्सटर्नल तब भी करंट फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इस प्लेट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो करंट स्टेब्लिश होता है। लेकिन आप एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हो तो क्या होता है कि इसको अगर आपने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा, मतलब कलेक्टर को या एनोड को आपने जो एक्सटर्नल बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और जो कैथोड है बैटरी एक्सटर्नल जो बैटरी है उसके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाता है और ये प्लेट निगेटिव पोटेंशियल पे आ जाता है। तो इसके बीच में, प्लेट्स के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता था, फोर्स अप्लाई करता था। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं। तो ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पे आके प्लेट पे पहुंचने लगते हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब पहुंचेंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, मीन्स ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे आते रहेंगे। लेकिन कब तक आप पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे और करंट हमारा बढ़ते रहेगा, तो एक लिमिट आने के बाद फिर हम अगर पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो हमारा करंट नहीं बढ़ता है। मतलब हमारा जो करंट है सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया। तो सैचुरेशन देखो कैसे पहुंचता है कि अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है तो क्या होता है कि जो इंटेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो हमारा लाइट का क्या होता है, इंटेंसिटी होता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है इस प्लेट के ऊपर पर यूनिट टाइम अगर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उसका भी वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। तो जितना पर सेकेंड यहाँ से एमिट हो रहा है उतना ही पर सेकेंड इसके ऊपर कलेक्ट होने लगा। तो क्या होगा, उसके बाद भी अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। तो करंट हमारा क्या होता है, सैचुरेशन स्टेट में आ जाता है। उसी को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमने दूसरा आपको बताया था कि अगर इस बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स कर दें, मतलब कि अब पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये किसके साथ कनेक्ट कर दे, कैथोड के साथ कर देते हैं, और इसका निगेटिव जो टर्मिनल है हम किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे एनोड के साथ या कलेक्टर के साथ। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो प्लेट है हमारा पॉजिटिव पे आ जाता है पोटेंशियल पे, और ये वाला प्लेट आ जाता है किस पे, निगेटिव पोटेंशियल पे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसकी वजह से जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जनरेट होता है, पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। इधर देखिए हमने ए वाला बनाया है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे मीट हो रहे थे उन इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी इधर था, लेकिन फोर्स उसके ऊपर इधर एक्ट होने लगा। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डिसिलरेट होने लगेंगे। तो अगर आपने बैटरी को इस तरह से कनेक्ट कर दिया
तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे थे, ठीक है, उनका नंबर धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। तो नंबर कम होने लगेगा तो करंट यहाँ पे जो सर्किट में है वो भी क्या होगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाने लगते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाने लगेंगे तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो और कम हो जाएंगे यहाँ पे पहुंचने वाले, क्योंकि फील्ड बढ़ जाएगा तो ज्यादा डिसिलरेट होंगे और यहाँ पहुंचने से पहले भी क्या हो सकते हैं, रुक सकते हैं। ठीक है, तो एक हम अगर यहाँ पे पोटेंशियल निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे नहीं कलेक्ट हो पाएगा, या कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से कैथोड से एमिट हुआ है वो एनोड पे नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन से एमिट हो रहा है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर आपने पोटेंशियल बहुत ज्यादा कर दिया है तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से डिसिलरेशन इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये डिसिलरेट होके इधर कहीं पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया था आपको कि देखो अब इलेक्ट्रॉन अगर नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ पे, तो उस केस में आप कम से कम कितना पोटेंशियल अप्लाई कर पा रहे हो, उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा क्या होता था कि द मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है, द मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कैथोड एंड एनोड which is just sufficient to stop and photoelectrons which have maximum kinetic energy। ठीक है, तो देखो इसको हमने डिफाइन किया था, इट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इफ द बैटरी it is minimum potential energy of battery which is just sufficient to stop to reach maximum kinetic energy electron to anode or collector। ठीक है, तो कम से कम आप कितना पोटेंशियल अप्लाई कर दें यहाँ पे, जिससे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे एनोड पे आने से क्या हो जाए, रुक जाए। तो उसके लिए जो उसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नॉट बोलते थे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम, वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाए कि इलेक्ट्रॉन देखो यहां से यहां जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V नॉट है, तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव करता है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वो चार्ज इनटू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज। क्योंकि चार्ज पे जो फोर्स एक्ट हुआ है वो कौन सा फोर्स एक्ट हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का घट रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी घट के जा कहां पे रहा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम था, वही काइनेटिक एनर्जी यहां तक पहुंचते पहुंचते किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पे जब पहुंचा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई मतलब कि इस प्लेट के जस्ट पहले आके 0 हो गई, मतलब इस प्लेट पे, एनोड प्लेट पे जस्ट आके क्या हो गया है, रुक गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला ही रुक जाएगा आगे, तो फिर इससे जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो इधर ही बीच रास्ते में ही आके रुक सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो उससे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन तो पहले रुक जाएंगे। इसका मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन इस एनोड पे आके नहीं कलेक्ट हो पाएगा, तो हमारा जो इस सर्किट में जो करंट है वो क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, जो इसका वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा किसके, काइनेटिक एनर्जी पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा डिपेंड करता है कि लाइट का क्या है, फ्रीक्वेंसी। जो इंसिडेंट लाइट है
उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो अब मैं इसमें क्या कर देता हूं कि आपका हमें यहाँ पे जो फोटो करंट है और ये जो अप्लाइड पोटेंशियल है, इसके बीच में मैं यहाँ पे ग्राफ देखिए आपको बनाया था पिछली क्लास में। हो सकता है कि आपको दिखा हो, या अगर नहीं दिखा होगा तो आप फिर से यहाँ पे देख लेंगे। देखिए ये हमने क्या किया है कि अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट को, ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी मैंने चेंज किया है लाइट का, तो उसके साथ हमने फोटो करंट, करेस्पॉन्डिंग फोटो करंट और अप्लाइड पोटेंशियल के बीच में हमने क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ किया है। तो मान लिया कि अगर हमारे लाइट का इंटेंसिटी I1 है, तो उस केस में हमारा जो करंट, फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से गया, इस तरह से वेरी करता है। ठीक है, ये I1 इंटेंसिटी के लिए। फिर हमने क्या किया, इंटेंसिटी को बदल दिया, सिर्फ इंटेंसिटी को बदला है। ठीक है, इंटेंसिटी बदला, फ्रीक्वेंसी लाइट का हमने चेंज नहीं किया है। तो फ्रीक्वेंसी जब हमने लाइट का चेंज नहीं किया तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इमिट होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा। क्योंकि देखो हमने जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है यहाँ पे, ठीक है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज इक्वल टू E माइनस ऑफ क्या, फाई। तो फाई हमारा वर्क फंक्शन होता है मेटल का, जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो ये किसी गिवन मेटल के लिए हमारा वर्क फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ई हमारा क्या होता है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज इक्वल टू फोटोन की एनर्जी होती है H न्यू माइनस ऑफ क्या, फाई। तो आप देख सकते हैं ये तो कांस्टेंट ही, अब ये म्यू H भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो है कि काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो मैक्सिमम है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तभी हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, मतलब इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है लाइट का, तो उस केस में जो फोटोन उसमें आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इंटेंसिटी के ऊपर हमारे फोटोन का फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ फोटोन क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, सिर्फ वो नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड किया, तो फ्रीक्वेंसी हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ इंटेंसिटी चेंज किया। तो इस वजह से हमारा स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे माइनस हमारा पोटेंशियल, हमने देखो इस साइड में ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा और इधर हमने इसका पोलैरिटी इस तरह से रिवर्स किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव, E माइनस बी नॉट से। फिर हमने इंटेंसिटी चेंज किया, तो इस तरह से हमारा ग्राफ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम धीरे धीरे पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ओरिजिन मतलब जीरो पोटेंशियल, बैटरी हटा रहे हैं, तो करंट हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इवन दो कि हमने जब एक्सटर्नल यहाँ पे बैटरी नहीं लगाया हुआ है, जीरो पोटेंशियल है यहाँ पे, जीरो पोटेंशियल का मतलब कि हमने यहाँ पे बैटरी नहीं रखा है, तब भी हमारे क्या हो रहा है कि सर्किट में कुछ फोटो करंट फ्लो हो रहा है। देख लो यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग। अब हमने अगर बैटरी को इस पॉजिटिव पोटेंशियल पे कर दिया, तो देखो और करंट धीरे धीरे बढ़ा और बढ़ते गया, और एक समय के बाद क्या हो गया, करंट हमारा कांस्टेंट हो गया। तो मैंने बताया था कि पोटेंशियल एक सर्टेन लिमिट तक आप बढ़ाएंगे तब तक करंट बढ़ेगा। ठीक है, और एक सर्टेन लिमिट के बाद फिर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि जितने नंबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं पर सेकेंड, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पर सेकेंड कलेक्ट होने लगेंगे। तो करंट हमारा सैचुरेशन स्टेट में आ जाएगा। आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फिर दूसरे इंटेंसिटी के लिए हमने किया, तो इस तरह से हमारा ग्राफ आया। तीसरे इंटेंसिटी के लिए किया, तो देखो यहाँ पे जो लाइट का इंटेंसिटी है उसके बीच में जो रिलेशन है इस तरह से है। सैचुरेशन करंट ज्यादा है, इसका मतलब कि लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन इस मेटल प्लेट पे इंसिडेंट हो रहे होंगे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे इस प्लेट से पर यूनिट टाइम,
उनका भी नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द प्लेट पर यूनिट टाइम अगर बढ़ गया तो क्या होगा, यहाँ पे सैचुरेशन मतलब जो कलेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का पर यूनिट टाइम एनोड पे, वो भी नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब वो नंबर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फोटो करंट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा हमारे सर्किट में। तो इंटेंसिटी ज्यादा मतलब सैचुरेशन करंट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर इंटेंसिटी हमारा ज्यादा है बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन सेम, तो उस केस में हमारा हर एक इंटेंसिटी के लिए लाइट के लिए जो है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि थियरी है। तो आप इसको बना लेंगे और ये सबको लिख लेंगे। ठीक है, ये सब हमारा रिलेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम क्या करें कि लाइट के इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बदल देते हैं। ठीक है, अगर हमने लाइट के इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और उसके फ्रीक्वेंसी को बदल दिया तो फिर क्या होगा चेंजेस, तो इसको हम लोग देखते हैं। उसके बीच में फिर ग्राफ क्या होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है यहां पे कि बाय कीपिंग intensity of light constant but changing their frequencies। फ्रीक्वेंसीज को अगर हमने चेंज किया तो उस केस में हमारा ग्राफ किस तरह से बनेगा, फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज के। तो ये हमारा अप्लाइड यहाँ पे वोल्टेज होगा और ये होगा हमारा करंट। इसको को हम फोटो करंट बोलते हैं जो हमारा सर्किट में फ्लो होता है। ये हमारा फोटो करंट है। तो मान लो कि एक हमारा जो है अभी हमने लिखा था यहाँ पे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू, ये होता है हमारा E इंटू वी नॉट। ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी था हमारा, ये हमारा था यहाँ पे E माइनस ऑफ 5। ठीक है, ये हो जाएगा E इंटू वी नॉट। तो यहां से E जो हमारा है इसको हम लोग लिख सकते हैं H न्यू माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट, या वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा H डिवाइडेड बाई E इंटू म्यू माइनस ऑफ क्या होगा, ये 5 डिवाइडेड बाई E। ये हमारा इक्वेशन बन गया एक। ठीक है, तो ये इक्वेशन में देख सकते हैं आप कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा ज्यादा होगा अगर फ्रीक्वेंसी लाइट की क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो इस तरह से यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है कि चेंज होगा फोटो करंट वर्सेस इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल में। तो इस तरह से ग्राफ हमारा जाता है, ऐसे आएगा। ये मान लो कि हमारा माइनस ऑफ वी नॉट, इसको 1 बोल देंगे। दूसरा हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा, फ्रीक्वेंसी अगर हमने बदल दिया है लाइट का, अगर हमारा इंटेंसिटी सेम है, तो इंटेंसिटी अगर सेम है तो क्या होगा कि सैचुरेशन जो करंट है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से जाएगा। और ये आके इधर क्या होगा, इससे मीट कर जाएगा। फिर एक मान लो इंटेंसिटी इधर है ऐसे,
तो यहाँ पे जो लाइट में इंटेंसिटी जाएगा वो इस तरह से जाके फिर यहाँ पे ये सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, यहाँ पे माइनस ऑफ V02 है और ये है हमारा माइनस ऑफ V03, इस तरह से। और यहाँ पे मान लो ये फ्रीक्वेंसी हमारा μ1 है, इंसिडेंट लाइट का ये फ्रीक्वेंसी है μ2 और ये फ्रीक्वेंसी है μ3। तो इस μ1 μ2 और μ3 में रिलेशन क्या होगा, तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल μ3 के करेस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा निगेटिव है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल करेस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट μ3। ठीक है, तो यहाँ पे μ1 μ3 में रिलेशन जो होगा ये हमारा μ3 दिस इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, μ1। ये रिलेशन ज्यादा अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है तो उस केस में हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट बाय कीपिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट बट चेंजिंग देयर फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे और हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो उस केस में हमारा जो फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ आता है वो इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, अब इंटेंसिटी सेम है तो सबका सैचुरेशन करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल पे भी करंट हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए और ये वाला इक्वेशन भी लिख लीजिए। चलिए, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है अब हम लोग ग्राफ जो है कि ड्रॉ करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, ये सब देखिए ग्राफ जो है कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हमें यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना है, ये हमारा ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है तो किस तरह से होगा, ये हमारा है यहां पे, इधर हम लोग क्या लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, ये हमारा इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है और इधर हमारा मान लेते हैं कि क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, तो कैसे ग्राफ होगा, तो यहां से आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है कि इक्वेशन है। तो ये हमारा इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस क्या है, c जैसा ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ पे, तो पोटेंशियल जो है देखा जाए यहाँ पे, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी देखो यहां से हमारा जो है कि ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा ऐसे ग्राफ हो जाएगा। देखो ये नीचे नहीं आएगा, अगर हमने इधर ऊपर हमने क्या ले लिया है, निगेटिव मान लिया है, क्योंकि इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है निगेटिव भी होता है। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यूज को हमने क्या मान लिया है, इधर ऊपर मान लिया है और ये हमारा फ्रीक्वेंसीज है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, जीरो से ज्यादा नहीं होगा, जीरो से हमेशा क्या होगा, कम ही होगा। तो ये इस पॉइंट के ऊपर हमने एक कन्वेंशन लिया है कि ये हमारा ऊपर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इसके नीचे नहीं आएगा। तो इसके नीचे नहीं आएगा तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इधर एक्सटेंड कर देना पड़ेगा ये से। तो ये मान लो कि हमारा जो है यहां पे आ गया। अब ये हमारा कोई मेटल, ये वाला देखो वैल्यू इंटरसेप्ट कितना होगा, तो ये इंटरसेप्ट हमारा 5 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ई होगा। ठीक है, तो ये अगर हमने एक्सटेंड करता
तो ई वाला जो वैल्यू हमारा इंटरसेप्ट आता है वाई एक्सिस पे, इसका हमारा 5 डिवाइडेड बाई क्या होता है ई। अगर मान लो कि हम कोई मेटल बदल दे रहे हैं, मेटल चेंज कर दिया, तो मेटल चेंज कर देंगे तो हमारा वर्क फंक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा मेटल किसी वन के लिए है, ये कोई मेटल वन है, अब दूसरा कोई मेटल हमने यूज किया, तो उसके लिए अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया, और इसको आपने एक्सटेंड किया तो ई कहीं पे इधर आके मान लो इसको वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो अभी जो इंटरसेप्ट हो गया हमारा ई वाला हो गया, तो ये इंटरसेप्ट मान लो इसको 5 बाई ई कर दो, और ई वाला जो हमारा हो जाएगा इंटरसेप्ट यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई ई। तो यहाँ पे अच्छा ये वाला जो स्लोप होगा, इसमें आप स्लोप देख सकते हो कि हर चीज का क्या है, कांस्टेंट है। इस स्ट्रेट लाइन में स्लोप हमारा h बाई क्या है, e है। तो h तो कांस्टेंट है और e हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो मतलब हर किसी मेटल के लिए अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उस केस में हर एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, बट ये इंटरसेप्ट क्या होगा, अलग अलग। अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो इंटरसेप्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप और भी किसी मेटल के लिए, ये मान लो मेटल हमारा क्या है 2 है, ठीक है, और ये वाला मेटल हमारा क्या है, कोई 3 है, तो यहाँ पे भी ये थीटा ही एंगल होगा, और इसको आप यहाँ पे एक्सटेंड करो तो ये आ जाएगा। अब इसके साथ जो है हमारा ये वाला जो आएगा वैल्यूज, नहीं ये वाला इंटरसेप्ट, इस इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आएगा, ये 3 डिवाइडेड बाई क्या होगा ई। तो इस ग्राफ से अगर आपको ये डिसाइड करना पड़े कि कौन से मेटल का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है, तो वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, मेटल 3 का होगा, फिर किसका होगा 2 का होगा, फिर मेटल 1 का होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे 5 पे डिपेंड कर रहा है वर्क फंक्शन पे। तो यहाँ पे आप एक लिख सकते हैं कि हमारा जो 5-3 है, दिस इज ग्रेटर देन 5-2 और इट इज ग्रेटर देन क्या 5-1। मतलब थर्ड मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो सेकेंड से ज्यादा है, और सेकेंड का किससे ज्यादा है, फर्स्ट से ज्यादा है। ठीक है, इस ग्राफ से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो है कि ग्राफ हो गया बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड डिफरेंट जो है कि हमारा फ्रीक्वेंसीज है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसीज के बीच में, और यहाँ पे हमारे अलग अलग मेटल्स हैं। ठीक है, चलो तो ये वाला भी ग्राफ आप ड्रॉ कर लो। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग ये देखो, हमारा एक्सपेरिमेंट जो है कि इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब ग्राफ आपको ध्यान में रखना है कि ग्राफ में किस तरह से वेरिएशन होता है, फोटो करंट में कैसे वेरी करता है, फिर उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसीज में क्या चेंजेस होते हैं, ये सब ग्राफ आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब अगर आप मेटल बदल देंगे, यहाँ पे ये जो हमारा एमीटर है, एमीटर को बदल देंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, करता है कि नहीं, करेगा, बिल्कुल करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि उस वर्क फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है,
चलिए मैं एक चीज आपको डिफाइन कर देता हूं कि पहले तो इंटेंसिटी क्या होता है लाइट का। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। मान लो कि यहां पे कोई लाइट सोर्स है हमारे पास, पॉइंट लाइट सोर्स है, ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये लाइट हमारा ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, ट्रेवल करेगा। ये सभी डायरेक्शन में लाइट हमारा इधर इधर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी अगर इस लाइट का हमको बताना हो कि यहां से लाइट सोर्स से कुछ r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितना होगा, तो एक यहां से क्या करिए कि आप स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करिए और ऐसा मान लीजिए कि ये जो हमारा पॉइंट लाइट सोर्स है इस स्फेरिकल सरफेस के कहां पे है, सेंटर पे है, ठीक है। तो यहां पे अगर लाइट की इंटेंसिटी हमको बतानी है तो इंटेंसिटी पहले डिफाइन किया जाता है कि एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है कि एनर्जी को डिफाइन किया जाता है कि यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से कितना एनर्जी हमारा सरफेस जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, उसी को हमारा लाइट का क्या कहा जाएगा, इंटेंसिटी कहा जाएगा, ठीक है। और लाइट का जो इंटेंसिटी होता है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हमारा जो है नंबर ऑफ फोटोन कितना क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो देखो इंटेंसिटी, फिर एक हमारा जो है टर्म आपको पावर भी बता देते हैं, पावर ऑफ द सोर्स, ठीक है, पावर ऑफ सोर्स। तो पावर ऑफ सोर्स क्या होता है, पावर ऑफ जो है सोर्स, किसी लाइट सोर्स का पावर कितना है, ठीक है। तो पावर का मतलब ये होता है हमारा कि पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी ये एमिट कर रहा है या जनरेट कर रहा है सोर्स, वही हमारा क्या होता है, पावर ऑफ द सोर्स होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि कोई अगर सोर्स है हमारा लाइट का, तो उस लाइट का सोर्स का पावर कितना है। जैसे हमारे घर में बल्ब लगा होता है, ठीक है, तो बल्ब लगा है तो बल्ब का क्या होता है, पावर। अगर आप उस बल्ब को ध्यान से पढ़िएगा, या ट्यूबलाइट होता है तो उसके ऊपर रेटिंग दिया होता है कि इस बल्ब का इतना पावर है, ठीक है। मान लीजिए 20 वॉट है, तो पावर अगर बल्ब का 20 वॉट है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो बल्ब है वो 1 सेकेंड में कितना वॉट, मतलब 20 जूल एनर्जी क्या करेगा, खर्च करेगा। 20 जूल एनर्जी हमारा लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में, सब फॉर्म में क्या करेगा, वो एमिट करेगा, ठीक है। तो वैसे ही किसी लाइट सोर्स का पावर क्या होता है, तो वो होता है हमारा कि द एनर्जी emitted by the source per unit टाइम, ठीक है। और पावर ऑफ द सोर्स को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोग किससे करते हैं, I से, ठीक है। तो देखो अगर हमें यहाँ पे R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी चाहिए अगर, ठीक है, इस लाइट सोर्स से मान लो कि R डिस्टेंस पे हमको क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए इस पॉइंट P पे। तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि इस सोर्स का पावर जो है वो है W, ठीक है। ये सोर्स का हमारा जो पावर है वो है W, मतलब ये जो सोर्स हमारा है पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, W। तो ये एनर्जी क्या होगा कि हमारा हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगा, तो हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगा, तो यहाँ पे
ये कंटिन्यूअसली 1 सेकेंड में W जूल एनर्जी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली जनरेट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, और ये हमेशा हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी सोर्स को सेंटर मानते हुए अगर आप कोई भी स्फेरिकल सरफेस लोगे तो किसी भी मोमेंट पे इस सरफेस को, स्फेरिकल सरफेस को क्या होगा कि एनर्जी क्रॉस कर रहा होगा। पर यूनिट टाइम इस स्फेरिकल सरफेस को कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा होगा, तो W, क्योंकि 1 सेकेंड में W जूल एनर्जी एमिट कर रहा है, तो W जूल एनर्जी ही ये क्या होगा, पॉइंट सोर्स है, तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, कोई भी सरफेस से W जूल एनर्जी क्या होगा, हमारा आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे अगर हमें पॉइंट P पे इंटेंसिटी चाहिए तो ये जो हमने सरफेस ड्रॉ किया है, इस सरफेस से भी पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो पर यूनिट टाइम में हमारा जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, W होगा। हर एक जितने भी सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हर एक सरफेस से जो एनर्जी क्रॉस कर रहा होगा पर यूनिट टाइम, वो इक्वल होगा किसके, पावर ऑफ द सोर्स, क्योंकि उतना जूल एनर्जी वो पर सेकेंड क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो हर डायरेक्शन में पॉइंट सोर्स है, तो ऑल द डायरेक्शन में वो क्या होगा, प्रोपेगेट हो रहा है, होगा। ठीक है, तो अगर हमें इंटेंसिटी बताना है तो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो एनर्जी, क्योंकि हमारा ये आइसोट्रोपिक मीडियम है, हर डायरेक्शन में एनर्जी हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस वजह से इस सरफेस एरिया पे जो एनर्जी हमारा क्रॉस होगा हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगा यहाँ पे देखो, I इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी इस पूरे सरफेस को क्रॉस कर रहा है, तो W कर रहा है। ठीक है, तो यूनिट एरिया से कितना करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा W डिवाइडेड बाई क्या, ये सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, और सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, ये होता है हमारा 4πr²। तो ये हमारा लाइट का क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी। अगर हमारा कोई पॉइंट लाइट सोर्स है तो उस केस में जो लाइट की इंटेंसिटी होगी r डिस्टेंस के ऊपर, वो हो जाएगा पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाई 4πr²। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ये हमारा पावर ऑफ सोर्स। अब एक चीज देखो और ध्यान में देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर मान लो यहाँ पे हमारा फोटोन, कोई लाइट सोर्स है, इधर से लाइट बीम हमारा इस तरह से चल रहा है। ठीक है, ये मान लो कि लाइट हमारा इस तरह से आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस लाइट में हमारा जो है कि कितना एनर्जी क्रॉस हो रहा है, तो कितना एनर्जी या इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पे अगर हमने एक सरफेस एरिया मान लिया, ये मान लो सरफेस हमारा है, और इस सरफेस एरिया का जो वैल्यू है वो A है, और इसके परपेंडिकुलर हमारा लाइट क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है इस एरिया को, या इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी देखो हमको निकालना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, वो म्यू है। ठीक है, और नंबर ऑफ फोटोन, जो नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पे इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, या पर यूनिट एरिया में जो हमारा नंबर ऑफ फोटोन है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि स्मॉल n है, ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया ऑफ लाइट बीम। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया ऑफ लाइट बीम क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। मतलब ये हमारा है कि इस बीम में n नंबर ऑफ फोटोन यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी लाइट की इस एरिया के ऊपर, तो इंटेंसिटी कैसे डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू हमारा क्या होगा कि कितना एनर्जी इसको क्रॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया है। ठीक है,
तो पर यूनिट एरिया तो हमारा आ ही गया। तो देखो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो एक फोटोन की एनर्जी होगी h इंटू न्यू। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया से कितने फोटोन है, n है, तो एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो n फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो इसको हम n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमारा जो n है ये नंबर ऑफ फोटोन क्या है, पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट टाइम है। तो यूनिट एरिया से हमारा जो एनर्जी क्रॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है यूनिट टाइम में। तो यही हमारा इस लाइट का क्या हो गया, इंटेंसिटी हो गया। ठीक है, अब अगर हमसे ये पूछा जाता इस एरिया पे हमारा जो इंटेंसिटी था वो इतना हो गया, अब ये पूछा जाता कि ये एरिया से कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है यूनिट टाइम में। ठीक है, तो एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया, तो वो कितना हो जाता, तो इंटेंसिटी इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे एरिया, तब हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी, टोटल एनर्जी क्रॉसिंग द गिवन एरिया। तो यहाँ पे अगर देखो हमको निकालना होता है कि हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे ये नोट कर लेना है आपको। देखो अब हम अगर इससे कहते कि ए एरिया से कितना एनर्जी क्रॉस हो रहा है, तो एनर्जी क्रॉसिंग, ठीक है, टोटल एनर्जी क्रॉसिंग द गिवन एरिया। तो देखो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि यूनिट एरिया से आई का वैल्यू मतलब ये होता है कि एनर्जी यहां पे क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्या, टाइम। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है कि एनर्जी किसी गिवन एरिया से कितना पर यूनिट टाइम क्रॉस हो रहा है, तो इसी डेल्टा ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू आई इंटू क्या होगा, डेल्टा ए। ठीक है, देखिए तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर इंटेंसिटी यहाँ पे आई है लाइट का, तो इस ए क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना लाइट हमारा जो है कि पर यूनिट टाइम क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो एक तो देखो इस तरह से निकाल सकते डायरेक्ट की इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें आ जाता। और दूसरा हम आपको तरीका बता रहे हैं कि बेसिक से कैसे जाते हैं। ठीक है, बेसिक इसमें क्या होगा, तो बेसिक देखिए यहां पे ये है कि यहां पे जो है स्मॉल है नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यूनिट एरिया से जो हमारा फोटोन नंबर ऑफ फोटोन क्रॉस कर रहा है वो कितना है, n है। तो ए एरिया से कितना फोटोन क्रॉस करेगा यूनिट टाइम में, तो हो जाएगा n इंटू क्या, ए, इतना नंबर ऑफ फोटोन ए एरिया से क्रॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो होगी h इंटू न्यू, तो ये h इंटू न्यू आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, या इसी को हम लोग कहेंगे ई टोटल डिवाइडेड बाई ये हमारा डेल्टा टी। तो ये देखो आ गया हमारा एन एच इंटू न्यू और ए क्या आ गया हमारा एरिया। ठीक है, तो अब ये हमने बेसिक मेथड से किया। अब अगर आप डायरेक्ट यहां से टोटल ये निकालना था कि टोटल एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये टोटल जो है इस ए एरिया से कितना एनर्जी क्रॉस हो रहा था, तो आई हमारा ए था, एन इंटू एच इंटू न्यू और एरिया हम मल्टीप्लाई कर देते, तो देखो ये और ये सेम आ गया। ठीक है, तो अगर आपको इंटेंसिटी पता हो, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी पता हो, तो उस सरफेस से कितना एनर्जी क्रॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम, आप क्या करिए सीधे सीधे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इनटू एरिया को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको इंटेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है,
और आप यहां से देख सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्रॉस कर रहा होगा तो उस समय लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंपल सी यही बात है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट कराया था इसके पहले, उस एक्सपेरिमेंट पे अगर हमने इंटेंसिटी लाइट का बढ़ा दिया है तो इंटेंसिटी लाइट का बढ़ा दिया, इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ फोटोन है क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट क्या करना है, कांस्टेंट। अगर हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हुए हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो कैसे बढ़ा होगा, ये म्यू कांस्टेंट हो गया, एच कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे जो एन है वही बढ़ा होगा। तो एन यहाँ पे क्या है, हमने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया ऑफ लाइट बीम क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से इंटेंसिटी और पावर ये सब रिलेट होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए तो हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे जो लाइट है, लाइट हमारा फोटोन के फॉर्म में जो है कि प्रोपेगेट हो रहा है। फोटोन बेसिकली क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टूडेंट की तरह, क्योंकि स्टूडेंट भी हम ऐसा इमेजिन करते हैं, ऐसा मानते हैं कि स्टूडेंट भी एक एनर्जी के क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं। जहां भी स्टूडेंट होंगे वहां पे क्या होगा, एनर्जी होगा और उस एनर्जी से काम किया जा सकता है। तो एनर्जी के पैकेट्स हैं स्टूडेंट, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और हमारा इंस्टीट्यूट का भी नाम इसी बेसिस पे रखा गया है, फोटोन। फोटोन मींस एनर्जी, एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, सो अब इसके बाद आ जाता है कि देखिए फोटोन के पास एनर्जी है और क्या है, मोमेंटम है। तो जब फोटोन को रोका जाएगा, उसके पास मोमेंटम से कोई चीज चल रही है, अगर उसको रोक दिया जाएगा तो क्या करेगा, किसी सरफेस जो उसको रोक रहा है उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, जैसे व्हीकल है, कोई कार है, कार के पास अगर मूव कर रही है तो उसके पास मास है और वेलोसिटी है, तो उसकी वजह से उसके पास क्या है, मोमेंटम है। अब कार अगर चल रही है तो कार को अगर कोई रोकेगा तो कार उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। बेसिकली क्या है कि अगर आप मोमेंटम किसी बॉडी का चेंज करते हैं तो क्या होगा कि आपको उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटोन। ठीक है, फोर्स exerted by फोटॉन्स या हम लाइट। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारा एक कोई सरफेस है और ये सरफेस हमारा कैसा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये हमारा कैसा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसी के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, लाइट यहां पे फॉल हो रहा है। ठीक है, इस तरह से फॉल हो रहा है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली, और यहां से लाइट क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्ट हो गया इस तरह से। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे जो लाइट हमारा इंसिडेंट हो रहा है वो लाइट का इंटेंसिटी जो है वो है आई लाइट का इंटेंसिटी, आई इंटेंसिटी का लाइट हमारा इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है और उसके बाद हमारा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और इस पूरे सरफेस का जो है एरिया, इस पूरे सरफेस का जो है एरिया हम मान लेते हैं कि क्या है, सरफेस एरिया, जितने पे हमारा लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो सरफेस एरिया हम मान लेते हैं क्या है, ए है। तो हम इस पूरे सरफेस एरिया पे ही जानना चाहते हैं कि ये जो लाइट हमारा इंसिडेंट हो रहा है, ये जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसको कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि
ये निकालते हैं कि पर यूनिट टाइम हमारा कितना एनर्जी इसके ऊपर, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी लिखेंगे यहां पे टोटल एनर्जी फॉलिंग एट सरफेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में हमारा जो है कि कितना टोटल एनर्जी सरफेस के ऊपर फॉल हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया पर यूनिट टाइम में, तो यहां पे जो एनर्जी फॉल हो रहा है पर यूनिट टाइम, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू, ये लाइट का इंटेंसिटी सरफेस के ऊपर क्या है, आई है। तो अभी हमने बताया कि आई इंटू क्या कर दीजिए, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा कि कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम, कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम इस सरफेस, ए सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। तो इतना एनर्जी आई इंटू ए, इतना एनर्जी हमारा पर यूनिट टाइम क्या हो रहा है, इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, अब इसी में हमको बताना हो कि कितना मोमेंटम हमारा पर यूनिट टाइम इंसिडेंट हो रहा है सरफेस के ऊपर। तो जो मोमेंटम हमारा पर यूनिट टाइम इस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम मैंने किसी सिंगल फोटोन का आपको क्या बताया था, मोमेंटम किसी सिंगल फोटोन का होता है E डिवाइडेड बाई क्या, C, टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि इतनी एनर्जी जो है कि यूनिट टाइम में हमारा इंसिडेंट हो रहा है सरफेस के ऊपर, तो ये जो हो जाएगा हमारा I इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, C, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हो जाएगा हमारा मोमेंटम फॉलिंग ऑन दिस सरफेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में इतना मोमेंटम हमारा क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है इस सरफेस के ऊपर। तो अगर अब क्या है कि ये हमारा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मोमेंटम फॉलिंग पर यूनिट टाइम ऑन द सरफेस। ठीक है, ये हो जाएगा आई ए बाई सी। अब क्या हो रहा है कि ये लाइट हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये जब लाइट हमारा रिफ्लेक्ट होगा तो ये ऊपर जाने लगेगा। तो जो हमारा फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये जो फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो हमको ये देखना है कि पर यूनिट टाइम में हमारा मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। तो जितना हमारा, क्योंकि ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो जितना लाइट इंसिडेंट होगा उतना ही लाइट हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो पर यूनिट टाइम जितना हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है लाइट, उतना ही हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम मोमेंटम हमारा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए। क्योंकि ये समझ लो कि यहाँ पे हमारा, जैसे ये रिजिड सरफेस है, कोई एक बॉल है, एक बॉल आया इधर से, स्ट्राइक किया v वेलोसिटी से, और ये v वेलोसिटी से ही क्या हो गया, रीबाउंस हो गया। ठीक है, तो इस बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम में जो चेंज हो गया डेल्टा v फाइनल मोमेंटम, तो अपवर्ड डायरेक्शन में देखो पॉजिटिव अगर मान लो, और इस बॉल का मोमेंटम m है, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम mv माइनस जस्ट बिफोर कोलिजन। तो इसका नीचे की तरफ है मोमेंटम, तो उसको निगेटिव रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा mv और mv, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ mv। ठीक है, तो जो मोमेंटम में चेंज हुआ यहां से, एक तरह से आप इसको क्या करिए, रीबाउंस हुआ, परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो गया। तो उस केस में हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ जो यहाँ पे हमारा मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या हो रहा था, इंसिडेंट हो रहा था। तो पर यूनिट टाइम हमारा इतना इंसिडेंट हो रहा है, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ I इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, C। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट ऑन दिस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, आप इसको नोट कर लो। और एट द सेम टाइम अगर आपको ये निकालना हो कि प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है सरफेस के ऊपर, तो प्रेशर हमारा जो होता है
ये हमारा है प्रेशर, इसी को रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, रेडिएंट प्रेशर। तो ये रेडिएंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर हमारा होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो टोटल फोर्स इस सरफेस के ऊपर कितना एक्ट हो रहा है, F, और इसको हम डिवाइड कर देंगे एरिया से। तो देखो ये हमारा एरिया है, इसको इधर डिवाइड कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I डिवाइडेड बाई C। ये हमारा रेडिएंट क्या हो जाता है, प्रेशर। किसी सरफेस के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा 2I डिवाइडेड बाई C, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप लिख लो। अब इसके बाद मान लो कि ये सरफेस अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग मतलब ये लाइट आके ये सरफेस में क्या हो जाता, एब्जॉर्ब हो जाता, तो उस केस में हमारा कितना प्रेशर होता। तो चलो इसको आप नोट कर लेना। मैं अब दूसरा केस आपको बताता हूं कि अगर जिस सरफेस पे हमारा लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो सरफेस अगर हमारा परफेक्टली क्या हो, एब्जॉर्बिंग हो, ठीक है, तो कितना हमारा जो है कि फोर्स एक्सर्ट होगा। तो देखो ये हमारा एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हमारा लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये इस तरह से लाइट हमारा इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ और ये सरफेस हमारा जो है क्या है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। ये परफेक्टली हमारा कैसा सरफेस है, एब्जॉर्बिंग। जो भी लाइट हमारा यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस का एरिया हम मान लेते हैं कितना है, ए है, ठीक है, और लाइट की इंटेंसिटी हमारी कितनी है, आई है। तो यहाँ पे परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, मतलब लाइट यहाँ पे आके रुक गया, नहीं एब्जॉर्ब हो गया। ऐसा समझिए कि एक बॉल है हमारा, एक बॉल आया यहाँ पे इस सरफेस को हिट किया वेलोसिटी v से और आके रुक गया। तो फाइनली जब बॉल हमारा रुक गया, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया v डैश। तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो मोमेंटम जो चेंज होगा डेल्टा v, फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल, तो ये माइनस ऑफ mv। तो यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज हुआ सिर्फ वो कितना हुआ, mv चेंज हुआ, इस बार रिफ्लेक्ट या रिबाउंड नहीं हुआ। तो उसी तरह से यहाँ लाइट आके क्या हो गया, ये एब्जॉर्ब हो गया इस सरफेस से। तो इस केस में हमारा जो फोर्स एक्सर्टेड होगा, तो मतलब यहाँ पे इतने मोमेंटम यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ये आई ए इंटू सी पर यूनिट टाइम इतना मोमेंटम इंसिडेंट हो रहा है। तो इतना मोमेंटम आके क्या हो जा रहा है, फाइनल 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो फाइनल 0 हो गया और इनिशियल इतने से आ रहा है, तो जो फोर्स हमारा होगा दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कितना मोमेंटम इस सरफेस के ऊपर पर यूनिट टाइम इंसिडेंट हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम जो इंसिडेंट हो रहा है मोमेंटम दैट इज आई इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, सी। और ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया, तो फाइनल 0 माइनस ए इनिशियल, ठीक है। तो हमारा जो है कि फोर्स इतना ही हो जाएगा सिर्फ। और अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हुआ परफेक्टली तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारा फोर्स हो गया, या इस केस में हमारा जो रेडिएंट प्रेशर होगा इसी को हम लोग रेडिएंट प्रेशर बोलेंगे। तो रेडिएंट प्रेशर हमारा जो आ जाएगा ये हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ये हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो रेडिएंट प्रेशर इतना होगा और फोर्स हमारा रेडिएशन की वजह से सरफेस पे इतना होगा, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।